हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू इलेक्ट्रिक लर्निंग। आई एम पीयूष जिंदल, फाउंडर ऑफ इलेक्ट्रिक लर्निंग। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई हो कि हमारे फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर्स जो है वो कंप्लीट हो गए। वो सब आपकी सपोर्ट के बिना इम्पॉसिबल था, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं वो उनका काम है पढ़ाना, ठीक है। उनको जस्ट पढ़ाना आता है, उसके सिवा कुछ भी नहीं आता होता। जनरली मेरा एक्सपीरियंस ही है। तो मतलब कहने का मतलब ये वो सब आपकी सपोर्ट की वजह से ही हुआ है। आपने शेयर किया या आपने सब्सक्राइब किया, आपने अपने दोस्तों को दिखाया, आपने अपनी फैमिली से करवाया, कैसे भी करवाया, लेकिन वो आपकी सपोर्ट से ही हुआ। तो वी थैंक यू फॉर इट। और हम होप करते हैं कि ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे और हम बहुत सारा कंटेंट जो है आपको यूट्यूब पे देंगे। वही हमारी मोटिवेशन है, उसके अलावा और कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं मांग रहे आपसे, ठीक है ना, अभी तक मांगी है। अब आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम इंग्लिश बेसिक्स 4, जैसे कि आप देख रहे हो कि आज बेसिक्स 4 की क्लास है। जिस बच्चे को पता नहीं बेसिक्स 3 कहाँ पे है, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे ही है। सबसे पहली वीडियो है हु इज पीयूष जिंदल, तब सर्च करना यूट्यूब पे हु इज पीयूष जिंदल। तो पहले के 10 मिनट मैंने अपने बारे में बताया, तो आप उसको काट सकते हैं, उसके बाद वाली वीडियो देख लेना, क्योंकि जो वहाँ पे पढ़ाया हुआ है उसके बाद ही मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ। और उसके बाद मैंने 3 वीडियो समझाई हैं। 3 वीडियोस में मैंने क्या पढ़ाया, मैंने बहुत कुछ नहीं पढ़ा दिया। ऐसा नहीं मैंने बहुत कुछ डिफरेंट पढ़ा दिया, नहीं। मैंने बस ये बताया है कि मेरी मेथोडोलॉजी ये है, मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं। तो अगर आपको मेरे साथ ट्यूनिंग बनानी है तो वो जरूरी है, ठीक है। हो सकता है आप इसको देखोगे शायद सीधा ना समझ आए, तो मैं सीरियसली रिक्वेस्ट यू कि आप पहले वो वीडियोस देखिए, फिर यहाँ पे आइए, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं हमारी सीरीज को। अब मैं आपको जो है, हमने सोचा कि डेली जो क्लास आएगी आपके लिए, डेली 1 घंटे की क्लास आएगी। 1 घंटा ना से, क्योंकि क्या है कि एक्चुअली इक्विपमेंट अभी इतना वास्ट नहीं है हमारे पास कि इतनी लंबी लंबी वीडियोस बना सकें, या इतना अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो हम आपको एटलीस्ट 40 मिनट्स की वीडियो तो देंगे ही देंगे। वी आर डूइंग एट बेस्ट एट आवर लेवल्स, ठीक है। चलिए, अब लास्ट क्लास में जो मैंने आपको बताया था, फर्स्ट क्लास में हु इज पीयूष जिंदल जो है टैग है उसका, तो उसमें मैंने बताया था कि जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज का जो पर्पस होता है वो क्या पर्पस होता है, कम्युनिकेट करना, टू कम्युनिकेट, ठीक है। अब इसका पर्पस कम्युनिकेट करना होता है। तो फिर मैंने आपको वो सारी चीजें बताई थी, जो लैंग्वेज है वो कहाँ से स्टार्ट हुई, एक लेटर से स्टार्ट हुई, ठीक है। लेटर को हमने जोड़ दिया, लेटर्स को जब हमने जोड़ा तो वो क्या बन गया, वर्ड बन गया, ठीक है। फिर वर्ड्स को हमने जोड़ा, मतलब एक वर्ड्स को अरेंज करके लिखा और उसका कोई मीनिंग लगाया तो उससे सेंटेंस बन गया। तो ये सारी चीजें हमने सीखी थी, और हमने बहुत सारे सेंटेंसेस जोड़ दिए, तो उसको हमने क्या कह दिया, स्पीच। क्या कह दिया, बेसिकली स्पीच। तो यहाँ से जो लैंग्वेज है वो स्टार्ट होती है, और उसके बाद वर्ड आते हैं, वर्ड्स के बाद सेंटेंसेस आते हैं, सेंटेंसेस के बाद स्पीच आती है, ठीक है। अब सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है हमें एरर सॉल्व में, अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो वो दिक्कत कहाँ पे आती है, इस सेंटेंसेस में आती है। एक तो ये बात। अब इससे भी पहले जो मैं आपको बात समझाना चाहता हूँ वो क्या है कि लैंग्वेज में ना, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये मैंने ए लिखा हुआ है, तो जो ये ए लिखा, ये मैंने बी लिखा, ये मैंने सी लिखा, तो ये अल्फाबेट्स हैं या ये लेटर्स हैं। सबसे पहले तो ये छोटी सी बात पता होनी चाहिए, ठीक है। बच्चों को हमें, मतलब मैंने नोटिस किया या मैंने एक्सपीरियंस किया है कि ये चीज भी नहीं पता होती। तो इसमें आपकी गलती नहीं है, मतलब हमारी साइकोलॉजी ऐसे बनी हुई है। वो क्यों बनी है मैं आपको भी समझाऊंगा, उसका भी तरीका बताऊंगा, क्यों बनी उसका रीजन बताऊंगा, सॉरी। देखो, मैंने एबीसी लिखा, ठीक है। 80% ऑफ द पीपल विल कॉल इट लेटर्स, ठीक है, कॉल देम लेटर्स, कि ये लेटर्स लिखे हुए हैं, सॉरी, कॉल देम अल्फाबेट्स, कि ये अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, लेकिन ये अल्फाबेट्स नहीं लिखे हुए, ये लेटर्स हैं। तो जो ये ए लिखा हुआ ना, इट इज अ लेटर नॉट एन अल्फाबेट। ये बात आपको समझनी है। व्हाट इज अल्फाबेट, उसको समझते हैं। लैंग्वेज में बहुत सारे लेटर्स हैं, हर लैंग्वेज में डिफरेंट नंबर ऑफ लेटर्स होते हैं। जैसे मैं इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश में ए बी सी डी कहाँ तक चलता है, जी तक चलता है, ठीक है। कहाँ तक चलता है, जी तक चलता है, ठीक है। कुछ लोग इसको जेड बोलते हैं, कुछ लोग इसको जी बोलते हैं, तो हम इसको जी बोलेंगे। अब ये जो लेटर्स हैं, अगर मैं इसको काउंट करूं तो टोटल जो बनते हैं ये कितने हैं, 26। कितने बनते हैं, 26 लेटर्स बनते हैं। तो ये 26 लेटर्स की एक सीरीज बन गई। क्या बन गई, एक सीरीज बन गई। और इस सीरीज को हम क्या कहते हैं, अल्फाबेट। मेक श्योर, ध्यान रखना। तो जो अल्फाबेट है ना, वो सीरीज ऑफ लेटर्स को कहा जाता है। अल्फाबेट इज अ सीरीज ऑफ लेटर्स। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जो अल्फाबेट है ना, वो सीरीज है। किसकी सीरीज है, लेटर्स की।
बात समझ आ गई? तो अगर कोई इंसान बोलेगा देयर आर 26 अल्फाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो वो गलत है। देयर इज ओनली वन अल्फाबेट, लेटर्स हैं 26। ये बात हमको समझनी है, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अभी भी कुछ बच्चों को पहले मतलब इस वीडियो से पहले नहीं पता होगा, अब तो ऑब्वियसली आपको पता चल गया, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, ठीक है, आप मुझे बताना कि वो सेंटेंस जो है वो सही है या गलत है। इट टुक हिम अ डे टू लर्न इंग्लिश मैंने एक सेंटेंस लिखा, एक सेंटेंस हमने और लिखा। सॉरी, सेकंड वाले में हम इंग्लिश का यूज नहीं करेंगे। तो मुझे बताना है कि कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा सेंटेंस गलत है, ठीक है। आप सोच के बताइए। पहला सेंटेंस है इट टुक हिम अ डे टू लर्न इंग्लिश अल्फाबेट्स। सेकंड सेंटेंस क्या है? इट टुक हिम अ डे टू लर्न अल्फाबेट्स। अब यहां पे क्या हो रहा है उसको समझना है हमें। देखो, हमें याद करवाया जाता है, आपने रूल पढ़ा होगा कि अल्फाबेट्स जो होते हैं वो प्लूरल नहीं होते, लेटर्स प्लूरल होते हैं, ठीक है। वो इसी वजह से जो मैंने आपको बताया कि वैसे हम मिसकंसेप्शन थी, लेटर्स को हम अल्फाबेट समझ रहे थे, तो इस वजह से था। यहाँ पे देखोगे कि पहला जो सेंटेंस है ये हमारा गलत है, सेकंड सेंटेंस जो है ये हमारा सही है। फिर आप बोलोगे कि सर उसमें भी अल्फाबेट्स लिखे, उसमें भी अल्फाबेट्स लिखे, ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से क्योंकि ये वाले जो अल्फाबेट्स है ना, ये किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये कौन सी लैंग्वेज को बिलोंग करते हैं? इंग्लिश में। अब इंग्लिश में तो एक ही सीरीज है ना, इंग्लिश में क्या दो सीरीज है? नहीं, इंग्लिश में एक ही सीरीज है। इस वजह से यहाँ पे अल्फाबेट्स का यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे हमें अल्फाबेट लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने कह दिया कि अब आपने रूल पढ़ लिया है कि लेटर से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन अल्फाबेट से ज्यादा नहीं हो सकते। ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है, अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं। जैसे मैंने बोल दिया ABCD, ठीक है, इसको हमने लिख दिया जी तक। अब ये अल्फाबेट है, ये एक अल्फाबेट है, ठीक है, ये एक लैंग्वेज में एक अल्फाबेट है। लेकिन किसी के दूसरी लैंग्वेज के मैं लेटर्स को लिख दूं, हिंदी के लिख दूं, ये हिंदी के मैंने लेटर्स लिख दिए, ये मैंने पंजाबी के लिख दिए, ये मैंने और किसी लैंग्वेज के लिख दिए, तो अब एक इसका अल्फाबेट हो गया, एक इसका अल्फाबेट हो गया, एक इसका अल्फाबेट हो गया, एक इसका अल्फाबेट हो गया। तो ये वाले अल्फाबेट्स हैं, ये तो प्लूरल हो गए। ये बात आपको समझनी है। तो मतलब आप किसी भी चीज को ना याद नहीं कर सकते, यू कांट बी रिजिड अबाउट समथिंग, ठीक है, अबाउट एनीथिंग। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ये अल्फाबेट लिखा हुआ है, अल्फाबेट्स लिखा हुआ है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ इंग्लिश की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं हो रही। तो यहाँ पे अंडरस्टूड है कि यहाँ पे इंग्लिश से के साथ साथ किसी और लैंग्वेज की बात भी हो रही है, या फिर मल्टीपल लैंग्वेजेस की बात हो रही है, उसमें इंग्लिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो ये वाला जो सेंटेंस है ये बिल्कुल सही है। तो आई होप आपको एक बात जो है वो समझ आ गई होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इस चीज का आपको छोटा सा चीज बताई है, इसका ध्यान रखना आप। तब आगे चलते हैं, तब हम बात करते हैं कि एरर्स की, ठीक है, सीधा एरर्स की बात करते हैं कि हमने एरर्स निकालने हैं। तो ये चीज जो है हमें कैसे हेल्प करेगी एरर्स फाइंड आउट करने में, चलो समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा लिजा आर माय फास्ट फ्रेंड, ठीक है। देखो, मेरा मोटिव जो है वो ये नहीं है कि आप इसका आंसर बता दो, ठीक है, हमारी बात खत्म हो जाएगी, नहीं, हमारा मोटिव उससे कहीं आगे है, ठीक है, कोई डीप है। तो आप धीरे धीरे समझेंगे, डोंट वरी, ठीक है। आपको पहले लग रहा होगा, जो बच्चा ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है उसको लग रहा होगा कि यार क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। हो सकता है ऐसा लग रहा हो सकता है बहुत अच्छा लग रहा हो सकता है बहुत ही उम्दा लग रहा हो, ठीक है। तो बहुत कुछ हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है। चलो, हमने लिखा लीजा आर माई फास्ट फ्रेंड। अब हमने इस सेंटेंस में एरर निकालना है, अगर है, ठीक है। अगर मुझे किसी सेंटेंस में एरर निकालना है तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि किस चीज की नॉलेज पता होनी चाहिए, मतलब किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए हमें। अगर मुझे किसी सेंटेंस में एरर निकालना है तो नॉलेज किस चीज की होनी चाहिए, सबसे पहले ये सोचना है।
कुछ बच्चे बोलते हैं ग्रामर की, कुछ बच्चे बोलते हैं किसी और चीज की, मतलब बहुत सारे बच्चे बहुत सारे डिफरेंट रिएक्शंस देते हैं अपने। तो आपको मैंने बताया कि जो हमारी लैंग्वेज है वो किसी लेटर से स्टार्ट होती है और वो कहाँ पे खत्म हो जाती है, स्पीच पे खत्म हो जाती है, ठीक है। अब जो लैंग्वेज है यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे खत्म हो रही है। तो अगर मुझे इस सेंटेंस में एरर निकालना है, एरर सबको पता होगा, अगर मैं एरर की बात करता हूं तो वो सबको पता होगा कि यहाँ पे भाई आर नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा। ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है, ये कोई भी बता देगा। लेकिन इस सेंटेंस में एरर निकालने के लिए हमें बेसिकली किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए, सोचो किस चीज की। अच्छा, क्या हमें लेटर की नॉलेज होनी चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर कभी भी कोई लेटर लिखा जाता है ना, इस लेटर का कोई मीनिंग नहीं है, लेटर का कोई मीनिंग नहीं है। जब लेटर्स ज्वाइन करते हैं, जब जो लेटर्स हैं वो ज्वाइंट होते हैं, कोई ज्वाइन होते हैं, मैंने लिख दिया यहाँ पे ये लेटर लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, तो इसका एक मीनिंग बन के आया, इसका क्या बन के आया, एक मीनिंग बन के आया। तो इसका मतलब ये है कि हमें किसकी नॉलेज होनी चाहिए, वर्ड्स की। भाई आप सिंपल सी बात सोचो कि आपने इस चीज में एरर निकाला, तो जो एरर है वो किस में है, एक लेटर में एरर है, एक वर्ड में एरर है, या एक सेंटेंस में एरर है। सेंटेंस तो वास्ट टर्म हो गई, उससे छोटी टर्म देखो कौन सी है भाई, कौन सी है, वर्ड। अगर किसी सेंटेंस में एरर होगा तो जिस चीज से वो बना है उसमें तो एरर होगा। अच्छा, लेटर में क्यों नहीं होगा? लेटर का मैं अभी बता दिया क्यों, क्योंकि लेटर का अपना कोई मीनिंग नहीं होता। जो सेंटेंस है वो मीनिंग कन्वे करने के लिए तो लिखा गया है, इतनी बात तो समझ आ रही है। अब जो मीनिंग है वो मीनिंग सेंटेंस में होता है, क्यों? क्योंकि वो मीनिंग किसमें होता है, वर्ड में। लेकिन लेटर में मीनिंग अपना नहीं होता, इसी वजह से लेटर की बात नहीं करेंगे, किसकी बात करेंगे हम, वर्ड्स की बात। अल्टीमेटली आपने किसको रिप्लेस किया, वर्ड को रिप्लेस किया। तो इसका मतलब अगर हमें किसी भी सेंटेंस में एरर निकालना है तो हमें किसकी नॉलेज होनी चाहिए, वर्ड्स की। किसकी नॉलेज होनी चाहिए, वर्ड्स की। इतनी बात समझ आ गई? ये बात पहले बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस में हमने एरर निकालना है तो वहां पे हमें वर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए, जो भी वर्ड्स उस सेंटेंस में यूज हुए हैं। फिर आप बोलोगे सर कि वर्ड्स तो बहुत सारे हैं, इसका मतलब वर्ड्स का मतलब जो भी इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड्स हैं हमें उन वर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए। लेट अस सपोज कि मैंने मान लिया कि लैंग्वेज में 5 लाख वर्ड्स हैं, रेंडमली मैंने मान लिया, ठीक है, जस्ट अ रैंडम फिगर, ज्यादा होंगे कम होंगे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैंने रैंडम फिगर मान लिया कि 5 लाख वर्ड्स हैं लैंग्वेज में, तो इसका मतलब हमें 5 लाख वर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये 5 लाख की वर्ड्स जो है वो आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको नॉलेज होगी या किसी इंसान को नॉलेज होगी, ये पॉसिबल ही नहीं है ये। तो फिर हमने क्या किया कि इन लेटर्स को ना हमने कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, इन लेटर्स को हमने कैटेगरीज में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, इसकी हमने कैटेगरीज बना ली, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि कितनी कैटेगरीज बनाई, 1 बनाई, 2 बनाई, 3 बनाई, 5 बनाई, 15 बनाई। सोचिए इस चीज को लेके, मैं ये चाहता हूं कि आप इस चीज को लेके सोचें। चलो, आई होप आपने कुछ ना कुछ सोचा होगा, तो मैं कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि हमने 2 कैटेगरीज बना ली। पहले मैं आपको परसेप्शन बताता हूँ, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि हमने 2 कैटेगरीज बना ली। कौन कौन सी कैटेगरीज बना ली? सिंगुलर एंड प्लूरल। कुछ लोग ये कहते हैं। चलो, मैंने कहा ठीक है, हम इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा वर्ड, ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा वर्ड, तो ये जो वर्ड है ये सिंगुलर है, फिर हमने इसका क्या बना लिया, वर्ड्स, ये प्लूरल कैटेगरी में आ गए। इसका मतलब ये है कि ये वाले जो वर्ड्स हैं 2.5 लाख सिंगुलर कैटेगरी में चले गए, 2.5 लाख इसमें चले गए, प्लूरल कैटेगरी में चले गए। इसका मतलब तो यही होना चाहिए भाई, अगर किसी चीज को आपने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है तो वो 50-50 होगा, ऑब्वियस सी बात है। चलो ठीक है, कुछ और लिख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा पेन, ठीक है, इसका भी क्या बन गया, पेन्स बन गया, बिल्कुल ठीक है, ये तो सही है भाई। फिर मैंने यहाँ पे लिखा स्कूल, इसका भी क्या बन गया, स्कूल्स बन गया, ये भी ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो फिर मैंने यहाँ पे लिखा बॉय, इसका भी क्या बन गया, बॉयज बन गया, तो मतलब ये सारी चीजें जस्टिफाई हो रही हैं, ठीक है, बिल्कुल सही। फिर मैंने यहाँ पे लिखा नाइस, तो इसका क्या नाइसिस बन सकता है, क्या ये नाइसिस बन सकता है? जो नाइस है अल्टीमेटली, ये नाइस वर्ड जो है ये भी तो 5 लाख में लाई करता होगा, दैट्स फॉर श्योर। तो अगर ये उसमें लाई करता है तो इसका मतलब ये भी सिंगुलर प्लूरल कैटेगरी में आना चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा पॉसिबल है? चलो और देख लेते हैं, क्या पता ये कोई एक्सेप्शन हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हम ये मानते हैं ज्यादातर कि लैंग्वेज में एक्सेप्शन होती हैं, ठीक है। चलो कुछ और लिख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा टीच, तो इसका भी क्या बन गया, टीच बन गया। तो हमें पता चल रहा है कि प्लूरल टू सिंगुलर हमने बना लिया। सिंगुलर प्लूरल जो है, जो कैसे भी है, तो सिंगुलर प्लूरल जो है वो जस्टिफाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जस्टिफाई नहीं हो रहा। कुछ और लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मैं लिखा हंगरी, क्या हंगरीज बन सकता है? क्या हंगरीज बन सकता है? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं सुना, ये तो गलत हो गया। मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रॉन्ग,
क्या स्ट्रॉन्ग्स बन सकता है? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मैंने यहां पे लिखा फ्रेंडली, क्या फ्रेंडलीज बन सकता है? ये भी पॉसिबल नहीं है। मतलब क्या है कि जो ये आंसर आया सिंगुलर प्लूरल, तो ये कैटेगरी सही नहीं है, क्योंकि जो सारे वर्ड्स हैं वो इस कैटेगरी में नहीं आ रहे। या तो इसमें आने चाहिए थे या इसमें आने चाहिए थे, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब ये कैटेगरी जो है वो सिंगुलर प्लूरल नहीं है, वो कुछ और है। और सोचिए, फिर एक बच्चे ने कुछ और बोल दिया। क्या बोल दिया? इसकी कितनी कैटेगरीज होती हैं? 5। कितनी कैटेगरीज होती हैं? 5। मैंने बोला कौन कौन सी? उसने मेरे को आंसर दिया, वो भी हम देखते हैं कौन कौन सी। उसने मेरे से बोला प्ले, जैसे हमने वर्ड लिख लिया प्ले, तो उसने बोला कि इसकी 5 टाइप्स हो सकती हैं। ठीक है, तो मैंने बोला ठीक है। प्ले का पहली टाइप उसने बताई क्या है, यहां पे लिख लो, चलो यहां पे लिख लेते हैं। तो पहले उसने बोला प्ले, मैंने पूछा दूसरी कौन सी है, उसने बोल दिया प्लेज। मैंने बोला तीसरी कौन सी है, उसने बोला प्लेड। मैंने बोला चौथी कौन सी है, उसने बोला ये भी प्लेड। फिर मैंने बोला और कौन सी फॉर्म है, उसने बोला प्लेइंग। तो एक वर्ड को 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है, तो 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। मैंने बोला कुछ और लिख सकते हैं। क्या लिखें? चलो, मैंने बोला सी। ठीक है, क्या बन गई? सीज बन गई। ठीक है, क्या बन गई? 100 बन गई। क्या बन गई? सीन बन गई। क्या बन गई? सींग बन गई। ये भी जस्टिफाई होगी। तो इसका मतलब तो ये लग रहा है कि यार इसकी 5 टाइप्स होती हैं। चलो ठीक है, फिर मैंने यहां पे लिख लिया बॉय, तो मैं फिर इसका बन गया बॉयज, तो वो तो बन गया ऐसी इस वाला था। फिर मैंने बोला थर्ड फॉर्म बनाओ या फिर और टाइप तीसरी टाइप बनाओ, तो मैंने लिखा बॉयड। कहता सर ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो मैंने कहा फिर 5 कैटेगरीज भी नहीं होती, तो इसको भी हमने रिमूव कर देते। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। ना तो 2 होती हैं ना 5 होती हैं, कितनी कैटेगरीज होती हैं? मतलब हमने इन 5 लाख वर्ड्स को, जो हमने एज्यूम किया है कि इतने होते हैं, ठीक है, तो इसकी हमने कितनी कैटेगरीज बनाई, या फिर जो ग्रामरियंस है उन्होंने कितनी कैटेगरीज बनाई? सोचो। चलो मैं बताने की कोशिश करता हूं। उन्होंने जो कैटेगरीज बनाई वो कितनी बनाई? इसकी 8। कितनी बनाई? 8। इन वर्ड्स को उन्होंने 8 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। ठीक है, बात समझ आ गई? कौन कौन सी कैटेगरीज हैं अब हम समझते हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? सबसे पहली कैटेगरी जो होती है दैट इज नाउन। सबसे पहली कैटेगरी कौन सी होती है? नाउन। दूसरी कैटेगरी कौन सी होती है? प्रोनाउन। हाँ, अब तो सभी के आंसर आ रहे होंगे, अब तो सभी सारे सोच रहे होंगे कि हाँ यार ये तो हमें पता ही था, लेकिन हम लिंक नहीं कर पा रहे थे। तो चीजों को लिंक करना इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमें वर्ब भी पढ़ लिया, हमने एडजेक्टिव भी पढ़ लिया, हमने नाउन भी पढ़ लिया, हमने एडवर्ब भी पढ़ लिया, हमने 4 चैप्टर्स पढ़ लिए, लेकिन आपस में तो लिंक पता नहीं क्या लिंक है। वर्ब का लिंक क्या टेंस के साथ, एडजेक्टिव का लिंक क्या नाउन प्रोनाउन के साथ, तो ये सारी चीजें हमें नहीं पता। तो वही चीज है, लिंक करना आना चाहिए। अगर हम ये चीज पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं ये पता होना चाहिए, उसी से कॉन्फिडेंस आएगा। थर्ड क्या है? एडजेक्टिव। फोर्थ क्या है? एडवर्ब। वर्ब लिख लो चलो पहले। फिफ्थ क्या है? एडवर्ब। सिक्स्थ क्या है? प्रेपोजिशन। सेवंथ क्या है? कंजंक्शन। एट्थ क्या है? एट्थ नहीं पता होती बच्चों को, ये भी चलो पता होती है। कौन सी होती है एट्थ? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन की स्पेलिंग पूछो तो क्या डालते हैं? ये स्पेलिंग्स। पहले इंटर डाल लो फिर जंक्शन डाल लो, इंटरजंक्शन हो गया। ऐसा नहीं है, ठीक है, लैंग्वेज ऐसे काम नहीं करती। तो ये हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं? इंटरजेक्शन। ठीक है, तो स्पेलिंग्स क्या होते हैं? INTERJECTION। ठीक है, ध्यान रखना, काम आ जाएंगे। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हमें ये पता चल गया कि अगर आपको किसी एक सेंटेंस में एरर निकालना है
तो बेसिकली किसकी नॉलेज होनी चाहिए, किसी वर्ड की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि उस वर्ड में ही दिक्कत होगी, हमें उस वर्ड को ही रिप्लेस करना पड़ेगा। ये बात आपको समझ आ रही है? अगर हमें उस वर्ड को ही रिप्लेस करना है तो वर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए, उसके बिना बात नहीं बनेगी। अच्छा, फिर हम अगर ये भी समझ आ गया तो एक एग्जांपल से और समझा देता हूं। जैसे मैंने यहां पे बोला दे लिव ऑन चंडीगढ़, मैंने बोला दे लिव ऑन चंडीगढ़, सबको पता चल जाएगा एक सेकंड से पहले पहले कि भाई यहाँ पे ऑन नहीं आएगा, यहाँ पे इन आएगा। सबको पता चल गया, पता चल गया ना सबको। तो भाई जब आपने ऑन से इन लिखा तो ये एक बात बताओ, जो ये जो ऑन से इन चेंज किया तो ये किस चीज में गलती है? बेसिकली किस में गलती निकाली है? वर्ड में। और ये जो वर्ड है, ये वर्ड भी किन में से आता है? उन्हीं 5 लाख में से एक वर्ड है। तो इसका मतलब ये है कि आपको इसकी ऑन की नॉलेज भी होनी चाहिए और इन की नॉलेज भी होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको आर की नॉलेज भी होनी चाहिए, इसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। तो ये आर, इज, ऑन, इन, ये सारे क्या हैं? वर्ड्स हैं। तो इन्हीं की बेसिकली नॉलेज होनी चाहिए। और ये जो वर्ड्स हैं, अभी सारे वर्ड्स तो हम पढ़ नहीं सकते, तो हमने उसको क्या कर दिया? कैटेगराइज कर दिया। इसी वजह से हमने उनकी कैटेगरीज को पढ़ना स्टार्ट कर दिया। समझ आई बात? तो इसी वजह से हमें कैटेगरीज को पढ़ना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने सेंटेंस में एरर निकालना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, सोचना इस बात को, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो ऑन लिखा हुआ है तो ये 5 लाख में से है, ये बात समझ आ गई? अगर ये 5 लाख में से है तो इसका मतलब हमने लिखी कैटेगरीज, तो इसका मतलब एक 8 में से किन्हीं एक कैटेगरी में फॉल करता होगा। ऑब्वियसली अगर आपको इसकी कैटेगरी समझ आ गई कि इसकी ये कैटेगरी है, तो इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। इसका मतलब आप एरर जो अप्रोच करते हो, आपकी जो अप्रोच है वो बिल्कुल सही है। क्योंकि सबसे पहले जिस पार्ट में गलती है, जिस वर्ड में गलती है, उसका पार्ट ऑफ स्पीच पता होना चाहिए, फिर हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अब हमें पता चल गया कि यहां पे जो ऑन है, इसकी जो कैटेगरी है 8 में से कौन सी कैटेगरी है? प्रीपोजिशन। इसी वजह से हमें प्रीपोजिशन चैप्टर पढ़ना पड़ता है। और जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस होती हैं, इनमें से इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, वो हम इसमें कवर करते हैं। सिमिलरली वर्ब में ऐसा कवर करते हैं, सिमिलरली नाउन में ऐसा कवर करते हैं, सिमिलरली हर चैप्टर में ऐसी चीजें कवर करते हैं। इतनी बात समझ आ गई? तो आई होप आपको इतना तो पता चला होगा एटलीस्ट कि हम अगर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, इसका रीजन समझ आया होगा। अगर आपको इसका रीजन समझ आ गया तो इसका मतलब आप चीजें सीख रहे हैं। ठीक है, am I clear? तो आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, अब हमें समझ आया कि हमें ये चीजें जो हैं वो हमें पढ़नी है। अब इसको भी रिमूव कर देते हैं, हमें इसकी अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें अल्टीमेटली पता चल गया जो अटैक करना है, किस पे अटैक करना है? वर्ड पे अटैक करना है। ठीक, चलो अब जो है सबसे पहले हम ये देख लेते हैं नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है, मतलब बेसिक्स बताऊंगा। ठीक है, अभी जो है ना, अभी हम किसके बारे में बात नहीं करेंगे? इसके बारे में बात नहीं करेंगे, अभी हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, अभी हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अभी जो हम सिर्फ बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? नाउन की, प्रोनाउन की और वर्ब की। ठीक है, इन दोनों के बारे में अभी देखते हैं क्या क्या बातें करनी है। सबसे पहले अब हमें एक चीज समझनी है कि हमने एक सेंटेंस लिख लिया, हमने जो है एक सेंटेंस लिख लिया, उस सेंटेंस के जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो है ये मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो अगर मैं यहां पे कोई ऑब्जेक्ट लिख रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि यहां पे मुझे कोई वर्ड रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट की जगह। अगर मुझे कोई वर्ड रखना पड़ेगा तो इनमें से वो कोई वर्ड होगा जो 8 पार्ट्स ऑफ द स्पीच लिखे। सेम विद वर्ब, सेम विद सब्जेक्ट। आई रिपीट व्हाट आई एम सेइंग कि अगर मैंने यहां पे कोई सब्जेक्ट रखा, मैंने बोल दिया यहां पे सब्जेक्ट रखा हुआ है, तो मैंने बोल दिया जैसे लिजा सोल्ड द कार, समझ से जाना। ठीक है, तो अगर मैं कह रहा हूं कि ये हमारा सब्जेक्ट है तो अल्टीमेटली तो ये एक है ही वर्ड ही है। सेम सोल्ड भी एक वर्ड है, सेम दी भी एक वर्ड है, सिमिलरली कार भी एक वर्ड है। तो यहां जो सेंटेंस बना वो किससे बना? वर्ड्स से बना। इतनी बात समझ आ गई? अगर मैं कह रहा हूं कि ये जो सब्जेक्ट रखा हुआ है ये वर्ड है, तो ये 8 में से किसी एक कैटेगरी में फॉल कर रहा होगा। ये बात भी हमें समझ आ गई। अब 8 कैटेगरीज कौन कौन सी है? ये वाली है।
तो आपको ये पता लगाना है कि यहाँ पे जो ये वर्ड लिखा हुआ है ये कौन सी कैटेगरी का है। तो मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं कि जब भी अगर कभी भी हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो जो सब्जेक्ट की कैटेगरी होती है, जो ये वर्ड होता है, या तो ये क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है, या फिर ये क्या हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। ये बातें एज ऑफ नाउ अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप याद कर लीजिए, आप ऐसे समझ लीजिए कि ये न्यू इंफॉर्मेशन है, हम गेन कर रहे हैं, दैट्स इट। इसके बाहर आपने कुछ भी नहीं सोचना। जो डॉट्स हैं वो धीरे धीरे कनेक्ट होने स्टार्ट होंगे। Am I clear? ठीक। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे जो ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ये सब्जेक्ट का अगर मैं वर्ड्स का पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछूंगा, अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलना स्टार्ट कर देंगे इसको, ठीक है, ग्रामेटिकली लैंग्वेज में बोलना स्टार्ट कर देंगे, तो उसको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या है कि उन 8 कैटेगरीज में से कौन सी कैटेगरी है, कौन सा पार्ट है। ये पार्ट स्पीच की तो पार्ट है, हमने क्या बोला था, स्पीच। लास्ट में हमने क्या बनाया था, स्पीच। तो ये जो पार्ट्स हैं, उसके जो पार्ट्स हैं, किससे बनी, वर्ड से बनी, तो ये वर्ड्स हैं सारे, तो यही पार्ट्स हैं उसके, ठीक है। पता चल गया पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों कहते हैं। ठीक, थोड़ा सा चलते हैं आगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो सब्जेक्ट लिखे जाते हैं, जो वो वर्ड्स होते हैं, वो 8 में से कौन सी कैटेगरी में होते हैं, तो हम उनको बोलेंगे नाउन। हम उसको क्या बोलेंगे, नाउन। बात क्लियर होगी। ठीक, फिर अब बात करते हैं किसकी, ऑब्जेक्ट की। जैसे ही मैंने बोला कि जो सब्जेक्ट है, जो भी ये वर्ड लिखा हुआ है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, तो 8 में से नाउन वाली कैटेगरी में फॉल कर रहा है। सेम विद ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट होता है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हमेशा क्या होता है, नाउन होता है। बात समझ आ गई। जैसे सब्जेक्ट वैसे ही क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं नाउन की, नाउन या प्रोनाउन की। बेसिकली नाउन क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। नाउन क्या होता है, बेसिकली नेम होता है। बेसिकली क्या होता है, नेम। कुछ बच्चे इसको कहते हैं, या कुछ बुक्स में इसको लिखा होता है आइडेंटिफिकेशन। क्या होता है आइडेंटिफिकेशन, मतलब क्या है कि अगर कभी भी कोई भी एक वर्ड जो है किसी चीज को आइडेंटिफाई करेगा, किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करेगा, तो उस वर्ड को हम नाउन कह देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोल दिया कि कार, मैंने क्या बोला, कार, ठीक है। अब जो कार है, जब जैसे ही मैंने कार बोला, आपके माइंड में एक मशीन आ गई, आपके माइंड में एक इमेज आ गई, किसी मशीन आ गई, किसी मशीन की इमेज आ गई, और उस मशीन का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से स्ट्रक्चर है उसका, ठीक है। तो ये सही नहीं बनी, आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं, आई एम बैड एट ड्राइंग। तो ये जो हमने बोला कि ये आइडेंटिफिकेशन है, ये आइडेंटिफिकेशन इस वजह से है क्योंकि इस मशीन का नाम कार है, और नेम का मतलब मैंने क्या बताया कि क्या होता है, नाउन होता है। बात समझ आ गई। मैं बात करता हूं, मैंने बोल दिया इंडिया। जब मैंने बोला कि इंडिया, तो जो इंडिया है, आपके माइंड में इंडिया का मैप आ गया होगा, आया मैप। तो इसका मतलब ये है कि उसका जो नेम है ना, वही इंडिया है, तभी तो आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। भाई मैंने बोल दिया कि यहां पे 2 लोग बैठे हैं, ठीक है, एज्यूम कर लो कि 2 लोग बैठे हैं। अब इस बंदे का नाम मोहन है और इस बंदे का नाम सोहन है, ठीक है, हमने नाम ले लिया, ठीक है। मैंने कहा मोहन को बुला के लेके आओ, मैंने किसी इंसान को कहा, ठीक है, पीएन को बोला कि, या किसी को बोला कि मोहन को बुला के लेके आओ, तो वो किसको बुलाएगा, ठीक है, वो इंसान ए इंसान को बुलाएगा या बी इंसान को बुलाएगा, वो ए को बुलाएगा। क्यों? क्योंकि जो मोहन है वो इस इंसान की आइडेंटिफिकेशन है, ना कि वो इस इंसान की। समझ पा रहे हो इस बात को? तो जो मोहन आइडेंटिफिकेशन है, जिस इंसान की आइडेंटिफिकेशन होगी उसी को तो बुलाया जाएगा मोहन, उसी को तो मोहन कह के बुलाओगे। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है? मोहन उसका नाम है। पता चल गया? ये जस्ट आपको हिंट दे रहा हूं, आपने बहुत ज्यादा नहीं सोचना अभी, जस्ट आपको हिंट दे रहा हूं कि ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है। जब 5-6 क्लासेस हो जाएंगी तो जो डॉट्स है वो मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि जो बेसिकली नाउन होता है वो किसी भी चीज की आइडेंटिफिकेशन होती है। अगर कोई चीज, अब कोई ऐसा वर्ड है वो आइडेंटिफिकेशन को रेफर करता है या किसी चीज को आइडेंटिफाई करता है, तो उसको हम क्या कह देंगे? नाउन। बात समझ आ गई? मैंने कह दिया फोन, मैंने कह दिया फोन, तो जो फोन है आपके माइंड में ये एक इमेज आ गई, तो जो फोन है इस मशीन की आइडेंटिफिकेशन है। क्यों आइडेंटिफिकेशन है? क्योंकि फोन उस मशीन का क्या है? नेम है। बात समझ आ गई? तो नेम का मतलब ही क्या है? नाउन, या फिर कह सकते हो आइडेंटिफिकेशन का मतलब ही क्या होता है? नाउन। इतनी बात क्लियर? चलो आगे चलते हैं।
फिर मैंने यहां पे लिखा कनाडा, ठीक है, मैंने यहां पे लिखा मोदी, ठीक है। तो आपको पता है कि यहां पे आपके माइंड में कोई इमेज आ गई तो इसका मतलब ये आइडेंटिफिकेशन है, इसका मतलब ये क्या नाउन है। आपके माइंड में कोई इमेज आई तो फ्लैग आया, चाहे वो नक्शा आया, चाहे वो कुछ भी आया, तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, एक नाउन है। बात क्लियर हो गई, ठीक। मैंने यहां पे लिखा प्ले, क्या माइंड में कोई इमेज आई? क्या प्ले वर्ड किसी चीज की आइडेंटिफिकेशन है? नहीं, ये वर्ड किसी चीज की आइडेंटिफिकेशन नहीं है, तो इसी वजह से हम इसको नाउन नहीं कह सकते। बात समझ आ गई, ठीक है। तो हम प्ले को नाउन नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि वो किसी चीज की आइडेंटिफिकेशन नहीं है, वो किसी चीज का नेम नहीं है। चलो, सबसे बेसिक बात कर रहा हूं, तो ऐसे ऐसी चीजों को आपको पहचानना है। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। जब हमें समझ आया कि आइडेंटिफिकेशन को हम नाउन कहते हैं, चलो फिर मैंने यहां पे लिखा, अभी हमने जैसे लिखा था मोहन, तो जो मोहन है ये तो किसी की आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है, इसी वजह से इसको हमने नाउन कह दिया। फिर मैंने यहां पे लिखा ही, सोच के देखना, जब मैं ही बोल रहा हूं तो क्या ये किसी चीज की, किसी इंसान की आइडेंटिफिकेशन हो सकती है? नहीं हो सकती। मतलब क्या है कि अगर ये आइडेंटिफिकेशन नहीं है तो ये नाउन नहीं है, इतनी बात समझ आ गई। लेकिन ये उस आइडेंटिफिकेशन को रिप्लेस तो कर रहा है। आइडेंटिफिकेशन की मैंने क्या बोल दिया, मोहन आइडेंटिफिकेशन है, बेसिकली ये उस आइडेंटिफिकेशन को रिप्लेस तो कर रहा है, उसकी जगह पे यूज तो हो रहा है। तो इसी वजह से इस प्राणी को हम बोलेंगे प्रोनाउन। तो जो प्रोनाउन होता है बेसिकली वो नाउन को रिप्लेस करता है। बात समझ आ गई? यस और नो? तो आई होप आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। जैसे हमने यहां पे लिखा बुक, ठीक है, मैंने यहां पे लिखा विंग्स ऑफ फायर, ठीक है, आपको पता है, सॉरी वायर लिख दिया, फायर, ठीक है। आपको पता है कि ये बुक किसने लिखी? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने लिखी थी ये बुक, ठीक है, और बहुत अच्छी बुक है, सबको पढ़नी चाहिए। तो हमें पता चल गया कि ये वाली जो है ये किसी बुक का नाम है, ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन है। लेकिन अगर मैं लिखूं इट, तो इट का आइडेंटिफिकेशन है? नहीं, इट आइडेंटिफिकेशन नहीं है, इसी वजह से वो एक नाउन नहीं है, बल्कि वो हमारा क्या है, एक प्रोनाउन है। बात समझ आ गई, ठीक। आपने बोला समथिंग, कि जो समथिंग है क्या आइडेंटिफिकेशन है? नहीं, ये आइडेंटिफिकेशन नहीं है, इसी वजह से ये प्रोनाउन है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। थोड़ा सा आगे चलते हैं। थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा, ज्यादा नहीं समझ आया होगा, तो मैं उम्मीद करता हूं थोड़ा थोड़ा सा समझ आया होगा, ठीक है, पता चल गया। अब मैं बात करता हूं लीजा। क्या लीजा एक आइडेंटिफिकेशन है? ठीक है, माइंड में कुछ तो आ रहा होगा, आया कुछ माइंड में, ठीक है, तो इसका मतलब ये नाउन है, ठीक है। चलो फिर मैं बात करता हूँ कार, कार भी आइडेंटिफिकेशन है, तो इसका मतलब ये क्या है, एक नाउन है। इतनी बात समझ आ गई, ठीक। चलो अब इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। क्या लीजा को मैं शी लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। क्या कार को मैं इट लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। बेसिकली जो लीजा है उसको ही हमने क्या लिखा, शी। तो मैं कह सकता हूं कि जो लीजा है वही शी है, जो शी है वही लीजा है। तो मैं कह सकता हूं कि ये नाउन है और ये हमारा क्या है, प्रोनाउन है। तो नाउन और प्रोनाउन दोनों सेम चीजें ही होती हैं, ये भी हमें पता चल गया कि जो नाउन होता है वही प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन है वही हमारा क्या है, नाउन है। चलो ये भी हमें क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जो मैंने बताया कि जो सब्जेक्ट की जब जो वर्ड्स रखे जाते हैं, अगर वो नाउन हो सकते हैं तो साथ साथ में वो प्रोनाउन भी हो सकते हैं। नीचे ब्रैकेट में लिख देता हूं, वो प्रोनाउन भी हो सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे, तो यहाँ पे जो मैंने लिखा कि ये जो कार है ये नाउन है, तो अगर ये नाउन का जो ऑब्जेक्ट है नाउन है, तो ये साथ साथ में प्रोनाउन भी हो सकता है। तो अभी तक जो हमने ये बात सीखी, अभी तक जस्ट हमने ये बात सीखी कि जो सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो 8 में से कौन सी कैटेगरी में लाई करते हैं, या तो नाउन होते हैं या फिर वो क्या होते हैं, प्रोनाउन। तो ये दो कैटेगरीज फिल हो गई। तो अब हम इसको दूसरे तरीके से सीखते हैं। किस तरीके से? हम ये कह सकते हैं कि जो नाउन या प्रोनाउन होते हैं इन 8 में से, उनका सेंटेंस में क्या काम होता है। वो दोनों सेंटेंस में किसका काम करते हैं, या तो सब्जेक्ट बनने का, या फिर क्या बनने का, ऑब्जेक्ट बनने का। ये बात हमको समझनी है। समझ आ गई इतनी बात? तो हमने इसको दूसरे तरीके से देखा। अब जो नाउन या प्रोनाउन होता है सेंटेंस में, या तो वो सब्जेक्ट बनता है या फिर वो क्या बनता है, ऑब्जेक्ट। इतनी सी बात हमने सीखनी थी, वो इतनी बात हमने सीख ली। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब सेंटेंस में जो तीसरा मेजर कंपोनेंट है वो हमारा क्या है, वो हमारा क्या है, वर्ब।
वो हमारा क्या है, वर्ब। अब वर्ब क्या है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच की मैं बात करूं, ये जो है, अब देखो, अब ध्यान से देखते जाओ, जो 8 कैटेगरीज थी, 8 में से हमने 2 कैटेगरीज फिल कर दी, तो कितनी कैटेगरी बच गई हमारे पास, 6। ये 2 कैटेगरीज कौन कौन सी, नाउन और प्रोनाउन। ये किसका काम करेंगी सेंटेंस में, या तो सब्जेक्ट का या फिर ऑब्जेक्ट का। अभी तक हमें इतनी बात समझ आ गई। अब हम बात करते हैं 6 में से किसकी बात करते हैं, वर्ब की। अब जो वर्ब है, ये तो वर्ब ही है, ये तो वर्ब है, वर्ब ही है। तो इस 6 में से एक और चलेगी, ठीक है। अब हमारे पास कितनी बची, 5। इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। 3 कैटेगरीज जो है हमारी, वो फिल होगी। कौन कौन सी, एक नाउन फिल हो गया, एक प्रोनाउन फिल हो गया, एक कौन सा फिल हो गया, वर्ब। जो वर्ब है सेंटेंस में, ये किसका काम करता है, ये तो वर्ब का काम ही करता है। और जो नाउन या प्रोनाउन है सेंटेंस में, या तो ये सब्जेक्ट का काम करते हैं या फिर ये किसका काम करते हैं, ऑब्जेक्ट का। इतनी बात क्लियर होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। जिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको लग रहा है कि यार ये तो बहुत बेसिक है, ये हमने नहीं पढ़ना, तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये उन बच्चों के लिए है जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं यार कि हमें इंग्लिश नहीं आती, ठीक है। हर किसी को 100% नहीं आता, हर किसी को बेसिक्स नहीं आता, तो हर कोई एक्सपर्ट नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि जिस बच्चे को बिल्कुल भी नहीं आता, ऊपर से कोविड की प्रॉब्लम चल रही है, तो उनको स्कूल जाने में भी नहीं मिल रहा, तो उनके लिए ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को ये लेसन जो है दिखा सकते हैं, अगर उनको लगता है कि उनको यहाँ से समझ आ रहा है। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। हमने जैसे लिखा हुआ है कि ये हमने लिखा हुआ है, ये सब्जेक्ट है। ऊपर से हम इरेज कर देते हैं, चलो ऊपर लिखे रहने दो, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा हुआ जो लीजा है ये सब्जेक्ट है, और जो सोल्ड है ये एक वर्ब है, और जो कार है ये एक ऑब्जेक्ट है। चलो अब सब्जेक्ट क्या होता है। जब मैं बच्चों से पूछता हूं कि सब्जेक्ट क्या होता है, तो बच्चे एक ही बात बोलते हैं, 1 सेकंड लगाते हैं उसको बोलने के लिए, कि जो सब्जेक्ट होता है ये हमारा डूअर होता है, ठीक है। जो सब्जेक्ट होता है ये हमारा डूअर होता है। मैंने कहा चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो सब्जेक्ट की डेफिनेशन की बात कर रहे हैं बेसिकली। डेफिनेशन का मतलब समझ लिया आप। डेफिनेशन का मतलब क्या है कि जो चीज उसको डिफाइन करती है। अब डिफाइन का मतलब क्या है कि आप किसी भी स्टेट में चले जाएं, वो डेफिनेशन जो है वो एप्लीकेबल होनी चाहिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मेरा नाम पीयूष है, तो जो ये आपके सामने ह्यूमन खड़ा है, इसको किस नाम से डिफाइन किया जा रहा है, इस नेम से डिफाइन किया जा रहा है, ठीक है। अब मैं इस टाइम पे अपने ऑफिस में हूं, ठीक है, अपने स्टूडियो में हूं, तो मुझे यहां पे अपने स्टूडियो में पीयूष बुलाया गया। सपोज करो कि मैं मार्केट में चला गया। मैं कहां चला गया, मार्केट चला गया। क्या मार्केट में मेरा जाके नेम चेंज हो जाएगा? नहीं, मार्केट में भी मुझे क्या बुलाया जाएगा, पीयूष। बात समझ आ गई, ठीक। मैं किसी दोस्त के घर चला गया, मैं ऑफिस चला गया, मैं कहीं पे भी चला गया, मैं किसी फ्रेंड से मिलने चला गया, ठीक है, या फिर अपने घर पे चला गया, तो वहां पे हर जगह ही मेरा जो नेम होगा वो पीयूष होगा। मेरा नाम ऐसे नहीं है कि कहीं से आके कहीं कुछ और बना दिया। तो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि इस इंसान को इस नाम से डिफाइन किया जा रहा है। तो वो किसी भी स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा हो तो उसकी डेफिनेशन थोड़ी ना चेंज हो जाएगी। ये बात आपको समझनी है। अब ये बातें मैं क्यों कर रहा हूं, अभी सारी चीजें समझ आ जाएंगी आपको। जैसे मैंने यहां पे लिखा कि लीजा सोल्ड द कार, तो इस सेंटेंस में हमने बोल दिया कि ये जो नाउन लिखा हो ना, ये जो इंसान है, ये इंसान क्या है, डूअर है। अगर हमने बोल दिया कि ये इंसान डूअर है, तो इसका मतलब ये है कि हमने मान लिया कि ये जो लिखा हुआ है वर्ड, तो ये वर्ड जो है हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। हमने ये कह दिया, ठीक है। चलो फिर हम एक चीज और लिखते हैं। चलो सिंपल लिख लो, लीजा इज स्मार्ट, ठीक है, हमने ये लिख लिया। आगे जगह नहीं है, मैं कुछ लिखना तो और चाहता था, ठीक है, तो अभी क्या इरेज करेंगे, ऐसे चलने दो। तो हमने लिखा लीजा इज अ स्मार्ट। इस सेंटेंस में बताना है कि क्या लीजा डूअर है, क्या लीजा डूअर है, नहीं। यहाँ पे जो लीजा है वो डूअर नहीं है। अब इससे पहले एक चीज और बताना चाहता हूं कि कुछ बच्चों को
पता नहीं चल रहा होगा कि सर ये डूअर नई टर्म आ गई, डूअर क्या है, ये भी चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। ठीक, तो डूअर क्या होता है, यहाँ पे जो डूअर है ये टर्म क्या है इसको समझते हैं। जब भी हम किसी वर्ब के साथ, ये स्पेलिंग वोकैबुलरी याद करने का तरीका, वोकैबुलरी एनहांस करने का तरीका है। जैसे क्या है समझना, जैसे मैंने कोई वर्ब लिख ली, मैंने यहाँ पे क्या लिख ली, टीच। ठीक है, तो जो टीच है ना, ये किसी एक्टिविटी का रेफरेंस है, ये किसी प्रोसेस का रेफरेंस है। ठीक है, तो ये किसी एक्शन का रेफरेंस है। तो इसका मतलब ये जो टीच है ना, ये हमारी एक वर्ब है। ठीक है, जैसे आपको मैंने अभी बताया ना कि जो नाउन्स होते हैं, नाउन बेसिकली क्या होते हैं, आइडेंटिफिकेशन। वैसे ही जो वर्ब होता है, वर्ब किसका रेफरेंस होता है, एक्टिविटी का या फिर एक्शन का। आप एक्शन कह सकते हैं, या फिर आप एक्टिविटी कह सकते हैं, या फिर आप चेंज कह सकते हैं, या फिर आप प्रोसेस कह सकते हैं। ठीक है, आप इसमें से कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसको मैं अगर और इलेबोरेट करूं तो वो बाद में करेंगे। ठीक है, अभी कंफ्यूज हो जाओगे आप। ठीक है, तो अभी आप किसी भी चीज को, अब हमें पता है कि जो टीच है ना वो किसी एक्टिविटी को रेफरेंस दे रहा है। ठीक है, अब जो कार है, क्या कार किसी एक्टिविटी का रेफरेंस है? नहीं, कार क्या आइडेंटिफिकेशन है, इसी वजह से कार नाउन है। बात समझ आ गई? मैंने बोला पीयूष, तो जो पीयूष है ये किसी एक्टिविटी का रेफरेंस है या किसी आइडेंटिफिकेशन है? ये किसी आइडेंटिफिकेशन को रेफर कर, आइडेंटिफिकेशन है, तो पता है कि ये आइडेंटिफिकेशन है, इट दैट्स व्हाई पीयूष इज अ नाउन। बात समझ आ गई? ठीक, अब हमें समझ आ गया कि ये जो टीच है ना ये किसी एक्टिविटी का रेफरेंस है, इसी वजह से हमने इसको वर्ब कह दिया। तो ये जो वर्ब है हमने क्या किया, ये जो वर्ब है इसके साथ हमने क्या कर दिया, ईआर लगा दिया। मैंने यहां पर लिखा टीच, तो टीच के साथ हमने क्या लगा दिया, ईआर। तो ये जो नया वर्ड है क्या बन के आया हमारे साथ, हमारे पास क्या बन के आया, टीचर। तो ये जो टीचर है ना, अब ये टीचर हमारे लिए क्या बन जाएगा, एक आइडेंटिफिकेशन। समझ आ गई इतनी बात? टीचर क्या बन जाएगा, आइडेंटिफिकेशन। अगर ये आइडेंटिफिकेशन बन गया तो इसका मतलब उसको हम क्या कह देंगे, फिर 8 में से कौन सा वो वर्ड बन जाएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। बात समझ आ गई? तो जब हम किसी वर्ब के साथ ईआर का प्रयोग करते हैं तो जो नया वर्ड बन के आता है उसको हम नाउन कहते हैं। अब ये टीचर किसको कहेंगे, किसको कहेंगे, जो इसी एक्शन को परफॉर्म करता होगा। तो टीचर का मतलब क्या है, इसको रिमूव कर देते हैं, वन हु टीच। समझ आ गई बात? फिर हम बात करते हैं सिंगर। मैंने बोल दिया यहां पे सिंग, तो सिंग के साथ मैंने यहां पे क्या लगा दिया, ईयर। तो क्या बन गया, ये क्या बन गया, सिंगर। इसका मतलब क्या होगा, क्या मतलब होगा, सिंग्स। बात समझ आ गई? आई होप आपको ये क्लियर होगा। मैंने बोल दिया प्ले, क्या बन गया, प्लेयर। तो जो प्लेयर है इसका मतलब क्या है, वन हु प्लेज। एक ऐसा इंसान जो उस एक्शन को परफॉर्म करता है। बात क्लियर होगी? सिमिलरली सेम वे में हमने यहां पे लिख लिया डू। तो डू है, ये भी एक्टिविटी का रेफरेंस है, ये भी एक्टिविटी का रेफरेंस है। क्या ये आइडेंटिफिकेशन है? नहीं। ये एक्टिविटी का रेफरेंस है, बिल्कुल सही। अगर एक्टिविटी का रेफरेंस है तो इसका मतलब वर्ब है। तो मैंने इस डू के साथ क्या लगा दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, क्या बन गया, डूअर। तो ये जो डूअर बन के आया, तो ये डूअर का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो काम करता है, और जो वो काम है ना, वो काम जो है वो कंटेक्स्ट डिसाइड करता है। क्योंकि अभी नहीं पता हमें डू का मतलब क्या है। तो ड्यू जो होता है ना, ये एम्पटी वर्ब होता है। एम्पटी का मतलब क्या होता है कि इसका अपना कोई मीनिंग नहीं होता। जैसे यहाँ पे टीच का अपना मीनिंग है, इसका मतलब पढ़ाना, इसका मतलब खेलना नहीं हो सकता, लेकिन इसका मतलब पढ़ाना भी हो सकता है, इसका मतलब खेलना भी हो सकता है, इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। वो कंटेक्स्ट डिसाइड करेगा। ठीक है, जैसे मैंने यहां पे लिखा ही, चलो आप एक सेंटेंस लिखते हैं। मैंने यहां पे लिखा, एग्जांपल दे रहा हूं, जस्ट आगे डिटेल में पढ़ेंगे, एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, जैस टीच वेल। ठीक है, मैंने बोला जैस टीच वेल। आपने देखा होगा कि इसके साथ हम कुछ लिखते हैं कभी कभी, जैसे मैंने लिखा सो डू आई, मैंने लिखा सो डू आई। तो जब मैंने यहां पे लिखा जो जैस टीच वेल, तो इसका मतलब क्या है कि वो अच्छा पढ़ाता है।
ठीक है। लेकिन जब मैंने इसके साथ लिखा सो डू आई, तो इसका मतलब क्या है, यहां पे जो डू है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि मैं भी अच्छा पढ़ाता हूं, ठीक है। तो क्या मैंने यहां पे टीच लिखा, नहीं लिखा। तो ये जो डू है ये कौन सा मीनिंग उठा रहा है, यहां पे ये टीच वाला मीनिंग उठा रहा है। इसका अपना तो कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन ये कंटेक्स्ट वाइज अपना मीनिंग उठा लेता है। लेकिन यहां पे अगर सपोज करो कि मैं यहां पे टीच को काट के मैं प्लेस कर दूं या मैं सिंग्स कर दूं, तो क्या अब इसका मतलब टीच हो सकता है, नहीं। अब जैस अच्छा गाता है और वैसे ही मैं गाता हूं, अगर जैस अच्छा गाता है तो वैसे ही मैं गाता हूं। तो यहां पे अब जो इसका मीनिंग है ये कौन सी वर्ब का मीनिंग कन्वे करने लग गया, कौन सी वर्ब का, सिंग। कैसे पता चला, इस कंटेक्स्ट से पता चला पूरे सेंटेंस में। बात समझ आ गई। तो वैसे ही डू का अपना कोई मीनिंग नहीं होता, ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो है मीनिंग ढालता रहता है। बात समझ आ गई, ठीक। तो जब मैं कह रहा हूं कि डूअर का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो सेक्शन को परफॉर्म करता है, तो इस सेंटेंस में अगर मैं कह रहा हूं, इस सेंटेंस में अगर मैं कह रहा हूं कि जो ये सब्जेक्ट है ये डूअर है, डूअर का मतलब ये किसी एक्शन को परफॉर्म करता है, कौन से एक्शन को परफॉर्म करेगा, इस एक्शन को। बात समझ आ गई, क्लियर, ठीक। तो जिस सेंटेंस में जो डूअर होगा, जो वर्ब दी होगी, उसी एक्टिविटी को रेफर करता जाएगा, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि यहां पे ये जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी को परफॉर्म तो किया होगा किसी ने, इस प्रोसेस को किसी ने तो किया होगा, इस एक्शन को किसी ने तो किया होगा। तो ये वाला जो एक्शन किया ना, ये एक्शन किसने किया, लीजा ने किया। तो इसी वजह से लीजा को हमने क्या कह दिया, डूअर। बात समझ आ गई, ठीक। अब हम बात करते हैं किसकी, सेकंड सेंटेंस की। सेकंड सेंटेंस में भी हमने क्या लिखा हुआ, लीजा लिखा हुआ है। तो क्या लीजा यहां पे डूअर है, लीजा यहां पे डूअर नहीं है। क्यों, क्योंकि इस सेंटेंस में किसी एक्टिविटी की बात नहीं हो रही। क्या ये वर्ड जो है किसी एक्टिविटी का रेफरेंस है, नहीं। क्योंकि मैंने बोला कि जो वर्ब होती है बेसिकली क्या होती है, किसी एक्टिविटी का रेफरेंस होना चाहिए। तो हमें पता चल गया कि यार ये किसी एक्टिविटी का रेफरेंस नहीं है। क्या ये जो स्मार्ट है ये किसी एक्टिविटी का रेफरेंस है, नहीं। ये तो डिस्क्रिप्शन है, ये तो स्टेट है। किसकी स्टेट है, लीजा की स्टेट है। बात समझ आ गई। तो लीजा को यहां पे डूअर नहीं कह सकते। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ये जो सेंटेंस है इसमें सब्जेक्ट ही ना हो, क्योंकि जो एक सेंटेंस होता है यहां पे अगर ये लिखा हुआ है तो ऐसा तो नहीं है कि इसमें सब्जेक्ट ही नहीं है, बिल्कुल है सब्जेक्ट। कौन है सब्जेक्ट, यहां पे लीजा ही सब्जेक्ट है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि इस सेंटेंस में जो डूअर है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। जो सब्जेक्ट है वो डूअर हो गया, ये बात भी कह सकते हो। लेकिन इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो डूअर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आपने ये कह दिया कि ये जो डेफिनेशन आपने बोली कि सब्जेक्ट इज अ डूअर इन द सेंटेंस, आपने ये जो बात बोली है कि ये किसी सेंटेंस में तो लागू हो गई लेकिन किसी सेंटेंस में लागू नहीं हो रही। तो अगर ये किसी सेंटेंस में लागू हो रही है, किसी में लागू नहीं हो रही, तो क्या मैं इसको डेफिनेशन बोल सकता हूं? क्या इसको मैं डेफिनेशन बोल सकता हूं? नहीं, फिर मैं इसको डेफिनेशन नहीं बोल सकता। तो उसी वैसे ही जो मैंने आपको बताया था कि एक इंसान जो है वो कहीं पे भी चला जाए, उसका नेम जो है पीयूष रहेगा, चाहे वो कहीं पे भी चला जाए, मार्केट में है, घर पे है, स्टूडियो में है, ऑफिस में है, फ्रेंड्स के घर पे है, कहीं पे भी है, तो उसको रिलेटिव्स के उसको पीयूष ही बुलाया जाएगा। तो इसी वजह से इस इंसान को हम डिफाइन कर सकते हैं इस नेम से। लेकिन यहाँ पे जो है ये हर सेंटेंस में वैलिड नहीं है। इसी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर होता है। सबसे पहले तो हमें ये समझना है। अगर आपको ये बात समझ आ गई तो यहां तक मतलब ये हो सकता है कि आपको कुछ पूरा ना समझ आ, कंप्लीट ना समझ आ, लेकिन कुछ कुछ जो है आपको नई चीजें जो है वो सीखने को मिल रही होंगी, ठीक है। ठीक, तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे क्या चलना है, ये हमें पता चल गया है कि ये डेफिनेशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये हर पॉइंट पे जो है वो वैलिड नहीं है। किसी पॉइंट पे वैलिड है, किसी पॉइंट पे वैलिड नहीं है, तो उसको डेफिनेशन नहीं कह सकते। तो डेफिनेशन क्या होती है सब्जेक्ट की, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लैंग्वेज इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, और एक स्पीकर है, एक लिसनर है, ये कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। स्पीकर ने लिसनर से कम्युनिकेट करना है, स्पीकर ने लिसनर से कम्युनिकेट करना है। तो स्पीकर जो है लिसनर से कम्युनिकेट कब करेगा, जब उसके पास कम्युनिकेट करने के लिए क्या होगा, एक टॉपिक, क्या होगा, एक टॉपिक। मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि ये कंप्लीट वीडियो नहीं है, ये कंप्लीट बातें नहीं है जो आपको बता रहा हूं कि डूअर सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट नहीं है। ये आपको पूरी चीज, पूरी बात तब समझ आएगी अगर आप एटलीस्ट 2-3 लेक्चर्स जो है वो देखेंगे। इससे नेक्स्ट वाले, इसके पहले वाले तो देखने ही पड़ेंगे, इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर्स भी आपको सारे देखने पड़ेंगे, एटलीस्ट 2-3 लेक्चर तो देखने पड़ेंगे, तब जाके बात समझ आएगी, ठीक है। एक्टिव वर्ब क्या होती है, पैसिव वर्ब क्या होती है, डूअर क्या होता है, रिसीवर क्या होता है, कब डूअर सब्जेक्ट होता है, कब डूअर सब्जेक्ट नहीं होता, तो वो सारी चीजें जो है वो मिलाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने डॉट बना लिए,
ठीक है। तो आपको पता नहीं चल रहा है कि ये डॉट क्या है, लेकिन जब आपको ये स्ट्रक्चर बन गया ना, ये पूरा आपने इतनी ये क्लास लगा ली, आपने ये क्लास लगा ली, आपने ये लगा ली, आपने ये लगा ली, आपने ये वाली क्लास भी लगा ली, तो यहाँ हो सकता है यहाँ तक आपको पता ना चले यार कि हो क्या रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप क्लासेस लगाते जाओगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ यार अब तो यह चीजें समझने लगी, कि यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये क्या बन गया, एक सर्कल बन रहा है, मतलब कुछ ना कुछ फॉर्म हो रहा है। वो तभी होगा कि अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करेंगे, वो डॉट्स कंप्लीट करने पड़ेंगे आपको, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो पता चल गया कि ऐसी चीजें होती हैं। तो हमें पता चल गया कि अगर सब्जेक्ट ने लिसनर ने स्पीकर ने लिसनर से कुछ बात करनी है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, तो सबसे पहले मेरे पास एक टॉपिक होना चाहिए। तो जो वो टॉपिक होता है ना, उसका जो टॉपिक होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, आप खुद सोच के देखिए कि अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि लीजा सोल्ड द कार, तो इसमें 3 चीजें बताएगी कि लीजा, एक तो लीजा है, एक कार है, एक बेचने का काम हुआ, ठीक है। तो फिर आप बोलोगे कि सर किसकी बात हो रही है, लीजा की बात भी हो रही है और किसकी बात हो रही है, कार की बात भी हो रही है। तो आप ये बात भी बोलोगे सर बिल्कुल हो रही है, दोनों की बात हो रही है, तो किसको सब्जेक्ट माने, किसको ऑब्जेक्ट माने। तो एक काम करिए, अभी के लिए आप एक काम कीजिए, आप एक काम करते हैं कि 2 चीजें हैं जिसकी बात हो रही है, एक क्या है लीजा, एक क्या है कार। ये तो एक्टिविटी होगी, तो वर्ब होगी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब लीजा और कार में से किसको सब्जेक्ट माने। एक काम करो, एज ऑफ नाउ आप इतनी बात समझ लो कि जो वर्ब से पहले लिखा होगा उसी चीज की बात हो रही होगी और हम उसको क्या मान लेंगे, सब्जेक्ट। अभी के लिए इतनी बात समझ लो आप, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हमेशा ऐसा होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो वो चीजें जो है वो धीरे धीरे समझ आ जाएंगी, फिलहाल इतना समझ लो, स्टार्ट करने के लिए दिस इज गुड इनफ, ठीक है। चलो हमें पता चल गया कि लीजा की बात हो रही है, ठीक है। चलो, और ये सोने पे सुहागा हो गया कि जो लीजा वही डूअर है, यह भी हमें समझ आ गया, ठीक है। ये भी हमने वेरीफाई कर लिया, ठीक। थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमें पता चल गया कि सब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट इज टॉक्ड अबाउट इन अ सेंटेंस। चाहे आप लिख लीजिए, मैं लिख देता हूं, व्हाट इज सब्जेक्ट, what is talked about in a sentence, that is called subject। पता चल गया इतनी बात, ठीक है। जिस चीज के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। फिर सबके माइंड में तो ये भी आ रहा होगा कि यार कार के बारे में भी तो बात हो रही है, तो मैंने आपको वो बता दिया कि जो वर्ब से पहले लिखा होगा नाउन, उसको हम सब्जेक्ट कह देंगे। हम कहेंगे उसके बारे में भी बात हो रही है। इसके बारे में क्यों नहीं बोलेंगे, अभी बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक है। अभी पता चल गया कि सब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट इज टॉक्ड अबाउट, ठीक है। वर्ब पता चल गया थोड़ा बहुत कि एक्टिविटी को वर्ब कहते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, जैसे हमने बोला कि ये डूअर है, हमने कह दिया ये डूअर है, ठीक है। अब डूअर ने किसी एक्शन को परफॉर्म किया, ठीक है। अगर उसने किसी एक्शन को परफॉर्म किया तो उस एक्शन में से ना एक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा, एक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। जो उस इफेक्ट को रिसीव कर लेगा, जो इंसान या फिर जो चीज उस इफेक्ट को अपने पे ले लेगी, तो उसी चीज या उसी इंसान को ऑब्जेक्ट कहा जाता है। यहां पे उसने ये एक्शन परफॉर्म किया, अब इस एक्शन ने किस चीज को इफेक्ट किया, किसको इफेक्ट किया, कार को। मतलब इस एक्शन में से जो इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, वो इफेक्ट को रिसीव करने वाला कौन है, ये नाउन है। इसी वजह से इस नाउन को हमने क्या कह दिया, ऑब्जेक्ट। क्लियर, इस नाउन को हमने क्या कह दिया, ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट होता है ना, वो अफेक्टेड थिंग या अफेक्टेड पर्सन होता है। क्या हो सकता है, क्या कह सकते हैं, affected by whom, that action। ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें जो है समझ आ रही होंगी। तो हमें पता चल रहा है छोटी छोटी चीजें जो है, जो ये सब्जेक्ट जो होता है वो हमारा क्या होता है, जिसके बारे में बात की जा रही है, वो डूअर हो भी सकता है, वो डूअर नहीं भी हो सकता। पहले सेंटेंस में मैं अगर बात करता हूं कि ये हमारा डूअर है, लेकिन दूसरे सेंटेंस में ये डूअर नहीं है। इतनी बात क्लियर होगी। फिर हमने देखा कि वर्ब क्या होता है, फिर हमने थोड़ा सा वर्ब के बारे में जान लिया कि जो वर्ब होता है वो एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी एक्टिविटी वगैरह को रेफर करता है। फिर हमने देखा ऑब्जेक्ट क्या होता है। जो ऑब्जेक्ट होता है बेसिकली वो क्या होता है कि जो उस एक्शन से अफेक्ट हुआ हो, ठीक है। इट कैन बी अ पर्सन, इट कैन बी ईदर अ पर्सन और अ थिंग। तो अगर वो इफेक्टेड थिंग है, इफेक्टेड पर्सन है उस एक्शन के द्वारा, तो उसको हम क्या कह देंगे, ऑब्जेक्ट। इतनी बात समझ आ गई सबको। यहां तक किसी को कोई चीज नहीं समझ आई तो पूछिए।
यहाँ पे तो आप नहीं पूछ सकते, ठीक है, लाइव क्लास नहीं है अभी। तो अगर आपको कोई डाउट है इसमें तो आप कमेंट कीजिए, मेरे कहने का मतलब ये था, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा जो है अब आगे चलते हैं, इसी चीज को और एलेबोरेट करेंगे और एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, ध्यान से समझ लेना मैं जो भी बताऊंगा आपको, ठीक है। यहां तक जो हमने चीजें सीखी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हमने सीख ली। चलो हमें पता चल गया कि ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट, ये हमारा क्या है, वर्ब, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आर्टिकल जो है ये इस ऑब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हमने एक सेंटेंस और लिख लिया, ठीक है। चलो हमने ये 3 सेंटेंस लिख लिए। अब मैं आपको इन्हीं सेंटेंसेस के थ्रू इतना घुमाऊंगा, इतना सिखाऊंगा, ठीक है, कि आप सोचोगे कि यार इन सेंटेंसेस में भी इतना कुछ निकल सकता है, हमने कभी सोचा नहीं था, ठीक है। हो सकता है कि आपको समझ आए, हो सकता है ना समझ आए, ठीक है, लेकिन मेरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि मैं हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करता रहूंगा। ये एरन लिखा है, ठीक है, ERIN, ठीक है। चलो इस सेंटेंस में बात करते हैं। सबसे पहले सेंटेंस को अटैक कैसे करना है, सबसे पहले सेंटेंस में वर्ब ढूंढिए, ठीक है। वर्ब ढूंढना आसान होता है क्योंकि हमें पता है कि वो एक्टिविटी का रेफरेंस होता है। तो हमें पता चल रहा है कि पहले दूसरे सेंटेंस में जो वर्ब है वो हमारी कौन सी है, कॉल्ड, दिस इज अ वर्ब, ठीक है। फिर तीसरे सेंटेंस में अगर मैं पूछूं, चलो इसको बाद में करेंगे, सेकेंड सेंटेंस में ये हमारी हो गई वर्ब। तो इस सेंटेंस में हमें पता चल रहा है कि एरन की बात भी हो रही है और ग्रैंड पेरेंट्स की बात भी हो रही है, ठीक है। तो किसको सब्जेक्ट माने, किसको ऑब्जेक्ट माने, तो मैंने बताया था कि वर्ब से पहले जो नाउन लिखा होगा उसको सब्जेक्ट मान लो। तो इसको हमने क्या मान लिया, सब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, कॉल, किसको कॉल किया गया, यहाँ पे हमें पता है कि इस एक्शन के इफेक्ट को रिसीव करने वाला हर तो हो नहीं सकता, तो कौन होगा, ग्रैंड पेरेंट्स होगा। तो ग्रैंड पेरेंट्स को हमने यहाँ पे इसको क्या कह दिया, ऑब्जेक्ट। इतनी बात क्लियर हो गई, बहुत अच्छी बात है, बहुत इजी था ये तो, इसमें कुछ भी नहीं था। चलो समझते हैं। दीक्षित हैज ब्रोकन हिज न्यू फोन, तो ये जो हैज ब्रोकन है इसको मैंने वर्ब कह दिया। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये सारी चीजें भी सीखेंगे। वर्ब को मैंने वर्ब कह दिया, ठीक है, बीच में हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, दोनों। इसके पहले अब दीक्षित की बात भी हो रही है, नए फोन की बात भी हो रही है, ठीक है। तो किसको सब्जेक्ट माने, किसको ऑब्जेक्ट माने, वर्ब से पहले क्या लिखा हुआ है ये, तो इसको हमने क्या मान लिया, सब्जेक्ट, और इसको हमने क्या मान लिया, ऑब्जेक्ट। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि बच्चों को मतलब बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि जो ऑब्जेक्ट है ये फोन ऑब्जेक्ट है, ये न्यू ऑब्जेक्ट है, या फिर ये हिज ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स ऑब्जेक्ट है, ये हर ऑब्जेक्ट है, ये सारा ही ऑब्जेक्ट है। ये एक बड़ी कंफ्यूजन रहती है बच्चों को, तो मैं वो क्लियर कर देना चाहता हूं। हमने अभी पढ़ा था कि जो सब्जेक्ट्स या फिर ऑब्जेक्ट्स, इनका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है 8 में से कोई ना कोई एक होगा। हमने पढ़ा था कि या तो वो नाउन होता है या फिर वो क्या होता है, क्या होता है, प्रोनाउन। हमने ये बात पढ़ी थी, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि नाउन और प्रोनाउन ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम कर सकते हैं। अगर मैं बोलूंगा सेंटेंस में कि ये जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है यहां पे या तो नाउन लिखा होना चाहिए या फिर प्रोनाउन लिखा होना चाहिए, इसके अलावा कुछ और नहीं करेंगे हम, इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा। सेम वे यहां पे अगर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो यहां पे या तो नाउन होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, प्रोनाउन। ये बात भी हमें क्लियर हो गई,
बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हमने क्या देखना है कि यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि ये जो लीजा है ये सब्जेक्ट है, बिल्कुल सही, ये नाउन है, तो लीजा जो है ये सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ये क्या होना चाहिए, नाउन, बिल्कुल सही, तो ये नाउन हो गया हमारा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे एरन की, तो जो एरन है ये सब्जेक्ट है, तो ये भी हमारा क्या है, नाउन है, तो ये भी जस्टिफाई हो गया, बिल्कुल सही। थर्ड सेंटेंस में दीक्षित हमारा सब्जेक्ट है, तो ये भी हमारा क्या है, नाउन है, तो ये भी जस्टिफाई हो गया। इतनी बात समझ आ गई। अब मैं बात करता हूँ कि लीजा है सोल्ड द कार, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अब यहाँ पे हमें समझ आ रहा है कि जो कार है ये हमारा नाउन है, जो कार है ये हमारा क्या है, नाउन है। अच्छा, जो दी है सबको पता होगा, ये तो आर्टिकल है, ए एन दी आर्टिकल, 3 आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, ए एन दी, ठीक है, ए और एन जो होते हैं वो इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं और जो दी होते हैं डेफिनेट आर्टिकल होता है। तो हमें समझ आ रहा है कि ये तो आर्टिकल है। ठीक है, अब जो आर्टिकल है क्या ये ऑब्जेक्ट बन सकता है, ये ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। जो नाउन है, कार के नाउन, क्या नाउन ऑब्जेक्ट बन सकता है, ये बन सकता है। इसका मतलब इन दोनों में से मैं अगर बात करूं, एक्चुअल में जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा कार ही ऑब्जेक्ट है, दी ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर अकेले दी को देखोगे, अगर मैं बोलूंगा कि इस पूरे को हम वर्ड नहीं बोल सकते क्योंकि ये वर्ड एक वर्ड है। ठीक है, जब हमने 2 वर्ड सीख दिए उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्रेज, आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए हमने समझ लिया कि फ्रेज बोलेंगे। तो इस फ्रेज को हम कह सकते हैं नाउन फ्रेज, क्योंकि पूरे फ्रेज में नाउन इंपॉर्टेंट वर्ड है। कौन सा इंपॉर्टेंट वर्ड है, कार इंपॉर्टेंट वर्ड है या दी इंपॉर्टेंट वर्ड है, कार इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर कार इंपॉर्टेंट वर्ड है, कार का पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पे क्या है, नाउन, तो उस पूरे फ्रेज को नाउन फ्रेज कह देंगे। समझ आई बात, नहीं भी समझ आई तो कोई बात नहीं, इसको अभी छोड़ दो। फिलहाल जो इतना सीख लो कि इसमें से जो कार है ना ये हमारा ऑब्जेक्ट है, जो दी है वो ऑब्जेक्ट का पार्ट है, आप ऐसे समझ लो, या फिर ऐसे समझ लो कि ये जो पूरा है ये फ्रेज है और इस फ्रेज को हमने नाउन फ्रेज कह दिया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सेम वे ये हमारा एक नाउन है, ठीक है, ये हमारा एक क्या है, इस नाउन की डिस्क्रिप्शन है, तो इसको हमने क्या कह दिया, एडजेक्टिव कह दिया। एक्चुअल में तो ऑब्जेक्ट यही है, इस पूरे को फ्रेज मान सकते हो और उस पूरे फ्रेज को नाउन फ्रेज कह सकते हो। नाउन फ्रेज का मतलब इसको पूरे को ऑब्जेक्ट फ्रेज कह सकते हो, पूरे को ऑब्जेक्ट मान सकते हो। ठीक है, चलो सेम नीचे, दीक्षित हैज ब्रोकन हिज न्यू फोन। तो जब हमने लिखा कि हिज न्यू फोन, एक्चुअल में क्या ब्रेक किया, हिज को ब्रेक किया, न्यू को ब्रेक किया, फोन को ब्रेक किया। तो इस एक्शन से जो अफेक्ट हुआ है वो ना तो हिज है, ना न्यू है, ना फोन है। तो जो फोन है ना एक्चुअल में ऑब्जेक्ट ये है। बात समझ आई। एक्चुअल में तीनों में से अगर मैं आपसे पूछूं कि तीनों में से नाउन कौन सा है, इन तीनों में से हिज है या न्यू है या फोन है, हिज और न्यू तो डिस्क्रिप्शन है फोन की, तो वो तो एडजेक्टिव्स हैं, वो तो नाउन हो नहीं सकते। तो नाउन जो है वो एक्चुअल में फोन है, तो जो फोन है ना एक्चुअल में यही ऑब्जेक्ट है। इस पूरे को हम नाउन फ्रेज कह के ऑब्जेक्ट कह देते हैं। समझ आ गई बात, ठीक है, तो ये भी बात समझ आई होगी। अब एक चीज हमने और सीखनी है, ऑल्दो मैंने आपको बता दी, ठीक है, ऑल्दो मैंने आपको वो बता दी, फिर भी मैं आपको सिखाना चाहता हूं। चलो क्या समझना, ध्यान से समझना। अभी तक बच्चों को समझ नहीं आता कि हम इसको नाउन बोले या हम इसको सब्जेक्ट बोले। अब मैंने आपको वो बात सिखानी है कि हम लीजा को नाउन बोले या फिर हम लीजा को सब्जेक्ट बोले, ये बात आपको सिखानी है। अभी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आपको आइडिया हो गया कि यार ये चीजें होती हैं, इसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए सिर्फ आप इतना जान लो, इतना फेस्ट स्टार्टिंग के लिए, जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, चलो अब जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो है, जो लीजा है ये नाउन है, सब्जेक्ट है, क्या है, समझना। मैंने बताया था कि मैंने कह दिया कि मेरा नाम जो है ना पीयूष है, ठीक है, दिस इज माई नेम। अच्छा दिख नहीं रहा, थोड़ा सा इधर कर लें, थोड़ा सा नाम इधर कर लेते हैं, चलो हम उधर लिखते हैं, उधर आपको दिख रहा हो। हाँ, मैंने बोला कि मेरा नाम जो है ना पीयूष है, ठीक है, अब मेरा नाम ये है, ठीक है, दिस इज माई नेम। चलो अब आपके सामने मैं क्या हूं, टीचर, आपके सामने मैं क्या हूं, टीचर, ठीक है, लेकिन मेरा नाम तो पीयूष ही है। क्या मेरा नाम चेंज हो गया, नहीं, मैं आपके सामने टीचर का रोल प्ले कर रहा हूं, एक्टिंग कर रहा हूं। ठीक है, रोल प्ले का मतलब समझते हो, मूवीज में रोल प्ले होते हैं। ठीक, मेरा यहाँ पे पढ़ाना फंक्शन है, इसी वजह से मुझे टीचर कहा गया। मेरा फंक्शन यहाँ पे टीचिंग है,
इसी वजह से मुझे टीचर कहा गया। क्या मैं घर पे भी टीचर हूं? नहीं, घर पे टीचर नहीं हूं। घर पे मैं क्या हूं? सन हूं। घर पे मैं क्या हूं? ब्रदर हूं। क्या यहां पे मेरा नेम चेंज हो गया? नहीं, यहां पे भी मेरा नाम पीयूष है। तो मैं यहां पे फंक्शन प्ले कर रहा हूं। यहां पे मेरा टीचिंग फंक्शन है, यहां पे मैं अपनी सिस्टर के साथ अलग फंक्शन है, मेरे मदर के साथ अलग फंक्शन है। तो ठीक है, वो आप देख लेना, मदर के साथ अलग फंक्शन है, सिस्टर के साथ अलग फंक्शन है। तो मैं किसी दोस्त से मिला, क्या उसके लिए मैं टीचर हूं? क्या उसके लिए मैं सन हूं? क्या मैं उसके लिए ब्रदर हूं? नहीं, उसके लिए मैं क्या हूं? फ्रेंड हूं। उसके लिए मैं क्या हूं? फ्रेंड हूं। तो ये बात हमें समझनी है। सभी केसेस में, सभी जगह मेरा नाम क्या है? पीयूष। ये बात हमें समझनी है। यहां पे आ जाओ। जब मैंने बोला कि जो लिजा है यहां पे सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रही है, एक्चुअल में तो वो क्या है? एक नाउन। जैसे यहां पे रोल प्ले किसका और है? सन का। यहां पे रोल प्ले किसका और है? टीचर का। है तो वो भी क्या? पीयूष। नाम तो पीयूष है ना, है तो वो नाउन ही, है तो वो नाउन ही, लेकिन यहां पे फंक्शन किसका प्ले कर रहा है? सब्जेक्ट का। यहां पे जो एरिन है, ये है तो यहां पे क्या है? नाउन ही। यहां पे किसका रोल प्ले कर रहा है? सब्जेक्ट का। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जैसे मैंने यहां पे लिखा कि लीजा सोल्ड द कार, तो जब मैंने यहां पे लीजा लिखा ना, तो ये हमारा एक नाउन है। मैंने बोल दिया आई मेट लीजा। चलो, मैंने ये लिख दिया आई मेट लीजा। तो यहां पे जो लीजा है तो ये नाउन ही, बस यहां पे रोल प्ले किसका कर रही है? ऑब्जेक्ट। यहां पे किसका रोल प्ले कर रही है? सब्जेक्ट, क्योंकि ये वर्ब से पहले लिखा हुआ है। बात समझ आ रही है? यस और नो? मैंने बोल दिया द कार हिट हिम। यहां पे जो ये हिट है ये वर्ब है, हिम हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ये जो दी कार है ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। यहां पे जो कार है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहां पे जो ये कार है हमारा सब्जेक्ट है तो दोनों जगह क्या है? तो दोनों जगह क्या एक्चुअल में? नो। है तो सभी जगह क्या एक्चुअल में? वो एक यहां पे रोल प्ले है, यहां पे फंक्शन प्ले हो रहा है सिर्फ। बस आपको ये बात समझानी थी। आई होप को समझ आ गया। तो यहां पे जो दीक्षित है ना, एक्चुअल में तो ये एक नाउन है। एक्चुअल में तो ये क्या है? एक नाउन। यहां पे किसका रोल प्ले कर रहा है? सब्जेक्ट का। मैंने बोल दिया आई नो दीक्षित। तो यहां पे जो दीक्षित है तो यहां पे भी नाउन, लेकिन यहां पे ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि सब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, और नाउन कब है, सब्जेक्ट कब है, नाउन कब है, ऑब्जेक्ट कब है। बच्चे इसी चीज में कंफ्यूज रहते हैं। तो यहां से आपको वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब ये चीज जो है आपको पसंद आई या नहीं पसंद आई, आप एक बार कमेंट करके बताइए, क्योंकि इसी सीरीज को हम मंडे को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कल तो संडे है, तो सैटरडे को ये जो लेक्चर है डल जाएगा। सैटरडे का मतलब 2 अगस्त को, आज 1 अगस्त को। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये जो लेक्चर है आपको स्लो लग रहा है, फास्ट लग रहा है, अप टू द मार्क लग रहा है, या आपको चीजें समझ आई या नहीं आई। जो भी चीजें हैं, जो भी दिक्कतें हैं, जो भी कमियां हैं, उसको जरूर मेंशन कीजिए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में इससे इंप्रूवमेंट करें, इससे इंप्रूव करें चीजों को। बात समझ आ गई? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।